देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर किसी शायर की चंद लाइनें हैं कि उदासी आशमा है, दिल मेरा कितना अकेला है, परिंदा शाम के पुल पर बहुत खामोश बैठा है। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने ओट रख देना, यकी आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। तुम्हारे शहर के सारे दिए तो सो गए कब के, हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। क्या कहना है, वाह वाह। अब सर किस्मत का लिखा बदलता है किस जुड़ा एक मामला है। हम लोग दो तीन बार मुद्दा उठा चुके हैं। डेस्टिनी को नहीं कहा हाँ, तो जो केरल की नर्स थी निमिषा प्रिया, तो यमन से एक बड़ी खबर आई है, कल उसको फांसी होनी थी कि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा की फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है। वाह, बहुत अच्छी, गुड न्यूज। तो क्या कहेंगे सर? अब मैं तो यही कहूंगा कि अगर ईश्वर ने उसका जीवन और दिया है हाँ तो जरूर उसकी फांसी खत्म होने के रास्ते खुल जाएंगे। जी। अब उसको कल फांसी होनी थी, आज 15 है, 16 को तारीख को हाँ फांसी होनी थी। तो ये एक अच्छी खबर आई है और निमिषा के घर वालों का, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इस देश की एक बेटी जो वहाँ काम के लिए गई थी और तमाम मुसीबतों का हाँ, 2 दशक पहले फंसने के सर बाद, अपनी हाँ बेटी और पति के साथ हाँ गई थी और 2016 में वहाँ गृह युद्ध के चक्कर हम्म। बाहर जाने पर पाबंदी वो लग तो गई कही थी। बेटी और वो उसके शौहर यहाँ आ गए थे, जी। वरना और बाद में यमन से पाबंदी लग गई थी कि कोई वापस नहीं आ हाँ, सकता, गृह इस युद्ध था। वजह से वहाँ रुक गई थी। जी। और वो वहाँ के एक यमन के एक शख्स के साथ जो है हम्म वो अपना नर्सिंग होम चलाने लगी थी और उसमें भी उसको क्या नाम है, हम्म उसने उसका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रखा था और जी। उसी पासपोर्ट को वो हासिल करके वापस आना चाहती थी। हम्म तो वो आदमी देता नहीं था, उसका शोषण कर रहा था, हम्म एक्सप्लॉइट कर रहा था। हम्म तो उसने इनको बेहोशी की दवा दी थी, जो हम्म ओवरडोज होने पर वो आदमी मर गया। हम्म मर जाने के बाद ये फंस गई हम्म इस मुकदमे में, इन्हें फांसी की सजा हम्म होती है। तो बहरहाल अभी तो हम कई दिन से हम लोग ये खबर पढ़ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, हम्म। स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो ये अभी अगर टली है तो मेरी ईश्वर से और पूरे हाँ, भारत देश से सरकार कर रही है यही बातचीत। है प्रार्थना कि भाई इसकी सुनवाई, 18 को सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है। हाँ, उसके घर वाले मान जाए और जो जो खून बहा है, पैसा हम्म जो दिया जाता है, ब्लड हम्म मनी, हम्म। वो कबूल कर लें वो लोग, तो इसकी जिंदगी बच सकती है। अब सर बिजनेस टाइम्स की एक पत्रकार हैं अनुभूति बिश्नोई, जी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, बिहार मतदाता सूची में विदेशी उचित जांच के बाद हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोली है कुल मिला के अनुभूति बिश्नोई जी ने। अच्छा अच्छा। अब है क्या खेल कि 2019 में चुनाव आयोग ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि भाई, कितने कितने विदेशी रह गए, हाँ, अब वो भी बहुत मजेदार बात है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अब पाकिस्तान, आधिकारिक, नेपाली। हाँ, तो उसमें है कि आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक भारत भर में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में है। 2011 के अंत से यह समस्या और भी बढ़ गई, जब म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या सशस्त्र बलों द्वारा उत्पीड़न के बाद भारत पलायन करने लगे। अब जो अनुभूति जी ने दिया है डिटेल, अब हालांकि बिहार के लिए कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं है, 24 फरवरी 2016 को संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक 2014 में विदेशी अधिनियम 1946 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी में के सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में आए 3,724, उसके बाद त्रिपुरा में 1,713, तमिलनाडु में 639 और महाराष्ट्र में 228। दिसंबर 2014 तक 28,356 ऐसे विदेशी नागरिक निर्धारित समय से अधिक समय सीमा तक रह रहे थे। इसमें बिहार का कहीं जिक्र ही नहीं है। और 2019 में चुनाव आयोग ने ही संसद के एक सवाल के जवाब में बताया था कि हमने कितने नागरिकों को बनाया है वोटर। अब चुनाव आयुक्त हैं गणेश कुमार गुप्ता जी, अब उनकी गुप्त योजना ये है, वो कह रहे हैं कि वहां पे कराया जाएगा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जांच कराई जाएगी, और जो जो विदेशी हैं और वो बन गए हैं वोटर तो उनको नाम काट दिए जाएंगे। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हमें पता है हमने कितने वोटर बनाए हैं, और दूसरी तरफ सर्वे कर रहे हो, हाँ, SIR कर रहे हो, स्पेशल इंटेंसिव हाँ,
रिव्यू कर रहे हो और तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है कि ये सूत्र कौन है, ये वही सूत्र है जिन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा तेजस्वी यादव ने कि आखिरी बार 2003 में सरकार ने किया था ये SIR सर, तब कई चुनाव हुए उसके बाद, तो 3-4 लाख वोटों से जो लोग हारे या जीते, तो क्या मोदी जी को इन विदेशियों ने वोट दिया? नहीं, देखिए यहाँ पर जो है जी आप और पढ़ लीजिए, बता रहे हाँ। तब मैं अब तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब तक नेपाल की बात है तो बिहार और नेपाल का रोटी और बेटी का संबंध है। आज ही हम पढ़ रहे थे कि सर एक कहीं पूर्णिया में या कहाँ पर एक असगर अली करके एक है, उनकी शादी आज के 5-6 साल पहले नेपाल की एक लड़की से हुई थी। अब 3 साल का उनका बच्चा है। अब उनकी पत्नी का राशन कार्ड भी बना है, वोटर ID कार्ड भी बना है, सब बना है। अब वो बहुत चिंतित है। BLO आया, फार्म देके चला गया, वो भी नहीं बता पा रहा है कि तुम्हारी पत्नी का नाम रहेगा कि कट जाएगा। BLO बड़े कंफ्यूज हैं। और अब तो BLO की स्थिति ये हो गई है बिहार में, वो कहते हैं भैया फार्म भर दो, कोई दस्तावेज नहीं देना। तो ये चुनाव आयोग कौन सा SIR करा रहा है? मैं ये आपसे बता रहा था कि ये बताइए कि अभी पिछले दिनों मतलब कुछ माह पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तब आयोग साइलेंट था और ये पूरे देश में कराने की बात कर रहा है जी। और जो आप रोहिंग्या इनकी बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में भी काफी पाए जाने की बात कही गई है, हरियाणा में भी। तो सवाल ये होता है कि तब आपको क्या लगा था कि हमारी गणित सही चल रही है, हम जीत जाएंगे? भाई जिसकी सरकार होती है उसी के एक इशारे पर जो विपक्ष कह रहा है कि आयोग काम कर रहा है, तो क्या वहां उसको तब ये लगा था कि जीत जाएंगे? बिहार में आके ये चुनाव में ही आकर के ये सारी उलझने शुरू हुई है। हाँ, और सर इस समय तो बिहार में बाढ़ आई हुई है। अब वो राजद के नेता कह रहा है तेजस्वी की, ये बताइए कि ये कौन लोग हैं, सूत्र आपको बता रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो है विदेशी नागरिक हैं। इनका तो अब आजकल सरकार का सारा काम सूत्र के हवाले से होता है। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान पर, कराची पर कब्जा करा रहे थे, भारत पाक के उसके हमले के बिहार में लग गए हैं सब। तो ये सारी चीजें देखिए संदेह पैदा करती हैं। और भी कहा था कि अखबार में जो खबर छपी है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, कौन सी सख्त कार्रवाई करेंगे? आप क्या कार्रवाई? वो तो गृह मंत्रालय के पावर है। आप उनको उनके देश वापस करिए और आपने किया नहीं। आप कह रहे हो कि हम उनका मतदाता सूची से नाम हटा दें, बस इतना करके बहुत बड़ा उपकार करेंगे। उसमें तो बहुत से वो लोग जो जिम्मीन है वो भी फंस जाएंगे, क्योंकि कागज अगर नहीं मिलने पर, जब NRC यहाँ लागू करने की बात थी जी, तो जिनके बाप दादा यहाँ दफन हैं, जलाए गए हैं, मर गए हैं और वो उनके पास सारे सबूत हैं यहाँ बरसों से रहने के, वो परेशान हो गए थे। क्या नहीं, वो कागज देना पड़ेगा, कागज जो नहीं दे पाएगा वो हटाया जाएगा। अब सर तो ऐसे में तो ये आधे से ज्यादा जो NRC की बात में सामने आई थी, जब लोग परेशान थे, वही इसमें भी होगा। तो वही कर देंगे। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला भी लगा, पता नहीं चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। और सर अजीत अंजुम के ऊपर FIR हो गई और ऐसे धाराओं में हुई कि वो पढ़ के हंसी आ रही है। BLO ने कराया। वो BLO कौन है? मुसलमान है जिससे FIR कराई है। वो धार्मिक उन्माद फैलाने का लगा है। अब भैया वो गए थे, उन्होंने खाली अपना एक YouTube बनाया, उसमें साफ साफ पर्चा दिखा रहा है, उसमें धार्मिक उन्माद कौन सा फैला हमें समझ में नहीं आ रहा है। धार्मिक उन्माद की इसमें कौन सी बात है? सरकारी काम में बाधा, हर चीज में मुस्लिम टारगेट किए जाते हैं और ये बात बार बार सोशल मीडिया पर चैनल वाले दिखाते हैं, बताते हैं। तो अब इसमें तब आप जब जहाँ पर आपकी जवाबदेही रहती है आप चुप हो जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ हम दांव खेल सकते हैं वहाँ आप चढ़ जाते हैं। यही हाल राजीव रंजन के साथ हुआ News 24। हमें लग रहा है कोई मूर्ख आदमी था जो इनका सूत्र था, उसको नाम से लगा अजीत अंजुम की मुस्लिम है, जबकि वो है नहीं। हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये देखिए ये सिर्फ जो है ये खौफ पैदा करने की लहर है कि अगर कोई पत्रकार और कर रहा हो तो ये थाना पुलिस के चक्कर में पड़ने से अच्छा वो बिहार जाए, मुकदमा लड़े, नोएडा से आए जाए। तो ये सब चीजें हैं। बहरहाल ये देखिए ये सब संकेत देती है कि क्या है खेल। अगर निष्पक्ष चुनाव होने की बात है तो आराम से सबकी बात सुननी जानी चाहिए और आराम से इलेक्शन कुछ नहीं सुनना उनका। वो चाहे मैं देखिए चुनाव आयोग का हाल है सर इस समय ये कि चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। बस ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो मर्जी होगी वही सही है। तो ये बात सही है, उसी चाहे जो मैं तो बस वही हो रहा है। अब सर एक काम की खबर थी जनता के लिए कि रेलवे से देश में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से हजारों की संख्या में ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। अब सर कई बार लोगों का अचानक से कहीं जाने का प्लान बनता है, जिस वजह से तत्काल में टिकट बुक करवाना पड़ता है। अब तत्काल बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। अब मैंडेटरी हो जाएगा ये सर।
और किस तरह से हुआ करेगी अब तत्काल बुकिंग? अब ये सर क्या बताएंगे सर इसके बारे में? अब ये देखिए 15 जुलाई से आज से नहीं, है। इसमें हाँ इसमें एक टेक्निकल बात ये कर दी गई है, अच्छी हाँ। अच्छी है ये, हम्म। कि जैसे हम अपना बुक कराते थे हम्म। और दूसरे दूसरे के नाम से करके और बेच लेते थे टिकट। तो अब जो आधार मैंडेटरी कर दिया है, उसको उससे लिंक कर दिया है मोबाइल से, उस पे मोबाइल ओटीपी से, आएगा। ओटीपी आएगा तो आप भरेंगे तो जिसके नाम का होगा फिर वही कर पाएगा। हालांकि हाँ। इसके बावजूद एजेंट अगर हमें टिकट चाहिए होगा, उनका नेटवर्क उस तरह का होगा हाँ। टिकट दिला देने का, तो जुगाड़ दे तो देंगे। निकाल लेंगे, हमारे हिंदुस्तान है। मोबाइल नंबर डाल देंगे, हमारा वो डाल देंगे, सब हाँ। करेंगे वो ऑपरेट, हाँ। बताएंगे हम। हाँ, ओटीपी हम तो उसको बेईमानी बता नहीं देंगे। जा सकती, ये सब सब खेल है। हाँ। ये सब हाँ, दिखलाने हिंदुस्तान का, में जुगाड़ तो चलता हाँ है। ये सब दिखाने का कि हम सख्ती कर रहे हैं। देखिए तत्काल में मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में बैठा था, जी। वहां पर प्राइवेट कई बैठे थे साइबर वाले जो तत्काल और ये सब काम करते हैं। उनका इंटरनेट इतनी तेज चलता है, इतनी तेज चलता है कि खट से किया और 80 सीट बुक हो गई। हमने डाला तो यूं यूं चल रहा है, हाँ, वो गोल गोल घूमता रहता है। गोल गोल घूमता रहता है, और जब तक वो होश में आया चल के तब तक सीटें घूमता खा खत्म। के पता चला वो लिखा है कि सीटें खत्म, भर गई, हाँ। खत्म। खत्म। वो चक्कर खा के बेहोश हो गए। हिंदुस्तान है। तो ये अब सर सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े मामले गए। एक तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल ईमान का एक राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने को, मतलब वो ओवैसी साहब की पार्टी जो है उसको रद्द करने की एक याचिका दाखिल हुई थी। 15 जुलाई को आज उसका डेट लगा था, और ये लगा था जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच में। और इसको लगाया था दिल्ली ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत AIMIM का राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन खत्म किए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। ये वही मामला था, क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि धर्म और के इसको नाम आप किया था तिरुपति नरसिम्हा मुरारी। पर, देखिए ये तो एक पार्टी है ना मुसलमानों की, एक ही पॉलिटिकल पार्टी और है। इसमें भी जैन बंधु कूद पड़े हो, विष्णु शंकर जैन। वो उनका काम ही है, वो एक ही काम ही करते हैं। हाँ। उनको हर मामले में हुआ है। अब उनको और ओवैसी दलील साहब से ऐसी दिक्कत देते है। हैं कि एक भी जो है वो लागू नहीं हो पाती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनसे कहा है? उनसे कहा है कि ये जस्टिस सुल्तान ने कहा हाँ कि आप ऐसा ऐसा किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, हाँ। क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम गरीब तबके के लिए काम करेंगे, और गरीब तबके के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जस्टिस सुल्तान ने भी कहा कि संविधान ने तो खुद अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार दिया है, अधिकार दिया और है। वो कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करने की घोषणा करने पर आपत्ति नहीं की जानी तो चाहिए। उन्होंने उनके वो खारिज कर दिया। खारिज करने का मतलब सुनाई नहीं उस पर, और कहा कि जो है आप दूसरी अपनी रिट याचिका उस अंदाज से करिए जिसमें आप इसको उस चुनौती दीजिए संविधान के दायरे में, जो संविधान के खिलाफ उल्लंघन कर रहा हो। उनकी ये बात कहीं संविधान का उल्लंघन नहीं करती है कि इस पार्टी को हम रोकने का आदेश दे दें। तो इस तरह से MIM पर वो गया। और दूसरी चीज आपको हम बताएं कि हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये बात गई थी कि हिंदुत्व जो है वो का इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाजपा हिंदुत्व का हाँ, शब्द का यूज कर ले, शब्द का यूज किया जा सके, इसको चुनौती दी गई। तो अगर हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल हो सकता है तो उसमें तो धार्मिक उसमें आया है, लेकिन उसमें कहीं ये बात नहीं है कि खाली हिंदू के ही लिए काम करेंगे। उसमें खाली ये बात नहीं कहीं आई। ऐसे तो शिवसेना, बजरंग दल और तमाम ऐसे धार्मिक दल बने हिंदू हुए हैं, परिषद है, RSS है, और उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। तो भैया जब तुम एक धर्म के लिए खुद लड़ रहे हो कि हम शिव सैनिक हैं, हम शिव सैनिकों के लिए, मराठियों के लिए काम करेंगे, या हम जो है हिंदुओं के लिए हिंदुओं करेंगे, तो इस तरीके से ये जो है ये कोई आधार नहीं बना, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं इसमें आधार नहीं। अब सर दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया, कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबा मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ये बाबा के लिए है, उत्तराखंड और यूपी दोनों के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो, हमें याद है सर, अभी पिछले साल ही एक आदेश किया था, इस पर रोक लगाई थी नाम वाम लिखने वाले पे, लेकिन अब बाबा कहते हैं हम नहीं मानेंगे, फिर उनका बुलडोजर तैयार रहता है हमेशा, तुरंत गिराएंगे। देखिए ये इशारा, इस बात का इशारा देती है। ये याचिका सर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है, बहुत मशहूर है, अपूर्वानंद, और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल की है, और लिस्टेड की गई, इसी हफ्ते सुनवाई होगी, जिसमें कहा गया है निर्देशों को रोक लगाने की मांग की गई है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को, जिनमें कहा गया है कि रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर अपना नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
क्या कहेंगे? क्यूआर कोड लगाने को भी कहा है राज्य सरकार ने, ये नया मामला शुरू हुआ है, जिसे स्कैन करने पर मालिक का नाम पता चल सके। अब एक और खर्चा दुकानदार के लिए, क्योंकि क्यूआर कोड बनवाए, स्कैन कराए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कदम भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग की ओर ले जाएगा, जिस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये देश जो है मिली जुली संस्कृत है देश की, और हिंदू मुसलमान ये इनको जो मतलब ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम अगर कोई दुकान किए हैं तो आप हमसे पूछ लीजिए कि भाई साहब मुस्लिम होटल है कि हिंदू होटल है, आप पूछ के बैठ के खाना खाइए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हम कह देंगे नहीं भाई साहब मुस्लिम होटल है, यहाँ आपको नहीं, शाकाहारी है या मांसाहारी, पूछ के आप बैठे खाइए। लेकिन ये इशारा इस बात का देता है कि लोगों के जहन में, दिमाग में हिंदू मुस्लिम की फीलिंग बनी रहे कभी तो किसी भी तरीके से। कभी तो वोट की खेती काटेंगे। और ये जानते हैं कि कावड़ जो है वो थोड़ा सा मिलिटेंट है, लड़ाकू टाइप के हैं। अब इनको इतनी इज्जत पहले मिलती नहीं थी, हाँ, अब वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होता है, वो दबंगई से अपना चलेंगे। हजारों पेड़ सर काट दिए गए कावड़ मार के, रास्ता चौड़ा करने के लिए। और बाबा बता रहे थे 206 करोड़ रुपए ने पेड़ लगा दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। का सम्मान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा, कोई गलत बात नहीं है, कावड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए, कर रहे हैं वो अलग है। लेकिन अब कावड़िए अपने रास्ते में किसी से जरा सा धक्का लग जाए, क्या हमारा धर्म यही सिखाता है किसी से धक्का लग जाए तो मारपीट? भोलेनाथ ने तो ये नहीं कहा था, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो आप ये भी तो देखिए ना कि कांवड़ यात्रा के आड़ में किसी के साथ वो कोई अप्रिय घटना ना पेश आए। और होटल की जो है, ये तो देखिए, ये तो सिर्फ फीलिंग वाली बात है। और हम तो कहते हैं खुद कि जितने मुस्लिम होटल उनको खुद कह देना चाहिए, जैसे देख लें कि कावड़ आ रहे भैया, नहीं वो कहते हैं, पिछले साल भी हुआ था, आप हमारे कहना आइए, हमारा होटल मुस्लिम खुद ही कह देंगे। पूर्वानंद जी ने अपनी याचिका में कहा भी है कि 22 जुलाई 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, यानी ये कंटेम्प्ट भी है एक हिसाब से। ये कंटेम्प्ट हो रहा है। और सर यही 2024 में भी ये याचिका पूर्वानंद, आकार पटेल और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मुत्रा ने ही डाला था। तो ये चीज जो है, ये इस बात ये कंटेम्प्ट का मामला है। हाँ, कंटेम्प्ट का मामला। दूसरी चीज ये है कि ये जो है माहौल को गर्म आने के लिए कि कावड़ निकले हैं, बच के रहो, और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब सर योगी बाबा ने कमाल किया, देखा जब बहुत फजीता हुआ, हाई कोर्ट ने तो कल योगी जी का साथ दिया 5000 स्कूल वाले मामले में, लेकिन अब वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब बाबा को पता चला, तो बाबा डरते हैं खाली सुप्रीम कोर्ट से, और तो किसी डरते नहीं है, उनके पास बुलडोजर है। तो अब योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्देश दिया है, जिससे प्रशासनिक सुविधा, जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जाए। अब सर 1-1 लाख रुपया इस समय तनख्वाह है, 1,13,000 जसवंत भाई हमारे यहाँ वो बता रहे थे टीचरों का। मैं खुद जानता हूँ, ऐसी तमाम बहुत सारी औरतें हैं जो जाती हैं और लाखों, 1 लाख से ज्यादा उनकी तनख्वाह लाली पुट्टी लगा जाती, लाली पुट्टी लगा चली आती 2 घंटे में चली आती हैं। पता चला किसी मलियाबाद है, कोई काकोरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सोते भी है, सूटर वूटर भी मिल लेती है, बच्चे ही नहीं है, वो बताते भी नहीं कि कोई पढ़ने वाला नहीं। देखिए उनको पैसा मिल रहा है, और जितनी उनकी हाजिरी, और प्रिंसिपल साहब भी खुश हैं। सेटिंग का खेल है। उनके लिए अंगूठी गिफ्ट कर दी, सेटिंग रहती है, चेन गिफ्ट कर दी, ठीक है तुम आती जाती हाँ, ये BSc सब रहते हैं सेट। तो अब बाबा कह रहे हैं, अब सर बताइए नहीं, देखिए ये चीज जो है ये तो सही बात है, लेकिन आपका इतना बड़ा फेल्योर है। स्कूल चलो अभियान, एक जमाने में स्कूल चलो अभियान नारा दिया था सरकार ने, बड़ा पैसा खर्च हुआ था। डाला से लेकर ट्रक तक पे रोज दिन भर में 100 बार। और आपने भी आए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर डाले तो बेटी पढ़े, बेटी बेटा दोनों पढ़ेंगे, तो आप स्कूल बंद कर रहे हो। स्कूल तो आपको बंद ही नहीं करना चाहिए। आप कहीं पढ़ाई होगी और क्षेत्र के लोगों से कहिए कि अपने बच्चों को भेजो, हाँ हम ये सुविधाएं दे रहे हैं। आप राजी हो गए इस बात पर कि उनका विलय कहीं और हो जाएगा। और ये तो नियम होता है कि कम से कम 50 बच्चे हों तो जो है स्कूल ना बंद किया जाए। तो वो कोई ऐसी बात नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो नियम है कि 50 से अधिक बच्चे हैं तो आप कहीं स्कूल बंद कर देंगे। अब सर सोचिए कि एक हमारा देश है जो विकसित भारत बन रहा है, अमृत काल में है, जापान में एक ट्रेन सिर्फ एक लड़के के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, नहीं जापान ने उस ट्रेन को बंद नहीं किया। हाँ, जापान का ये कहना था कि चूंकि अब रूट पर यात्री नहीं है, ट्रेन खाली आ जा रही है, हम इसको बंद करने जा रहे हैं। इंटर तक जब तक वो पढ़ेगी तब तक वो चलेगी ट्रेन। लेकिन ट्रेन के बंद होने से पहले कहीं पर ये दरखास्त दी गई कि एक बेटी जाती है पढ़ने, उसकी पढ़ाई ठप हो जाएगी इससे, अगर ट्रेन नहीं गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने
कहा नहीं ट्रेन तब तक चलती रहेगी जब तक बच्ची अब पढ़ ना ले। योगी जी को कोई टीम भेजनी चाहिए जापान, सीखो भैया। नहीं ये कोई बात नहीं है विश्व क्या। गुरु बनना है तो कुछ तो सीख लो, जापानी सीख लो, आप किसी नहीं सीख पा रहे हो 5,000 स्कूल बंद किए दे रहे हैं, और 5,000 स्कूल बंद होंगे तो उन बिल्डिंग में आप अब वहाँ बता क्या रहे हैं बाबा कि बनेगा वहाँ बाल वाटिका बनेगी, हेन तेन बनेगा। हमें तो लग रहा है वहाँ फिलहाल जो हो रहा है जुआ हो रहा है, बढ़िया दारू चल रही है, कंडा रखा आप जा रहा है। बताइए करमवीर जी, आज स्कूलों की कमी है। हम्म। आप बहुत सारे क्षेत्र में जाइए जिन जो स्कूल दूर हैं बच्चे जाते नहीं। हाँ। छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, अम्मा अब्बा स्कूल मोहल्ले में रहता है या गांव में करीब तो जाते हैं, पहुंचा आते हैं, ले आते हैं। आप जब बंद कर दोगे एक एक तो करके दूसरे गांव जाएगा। तो दूसरे 5,000 स्कूल हैं, 5,000 स्कूल का मतलब ये है कि जो वो गांव देहात के हैं वो उनके बच्चे दूर दूर कैसे जाएंगे। यानी 5,000 गांव इफेक्टेड होंगे इससे, सब सीधे सीधे। सीधे सीधे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।